नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। और वक्त हो चला है सुपरफास्ट 100 का। संसद के मानसून सत्र के बीच अब किसानों के जंतर मंतर जाने का रास्ता साफ हो गया है। करीब 200 के आसपास किसान कल बसों के जरिए जंतर मंतर जाएंगे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। किसानों की बस पुलिस निगरानी में ही जंतर मंतर पहुंचेगी। भीड़ और किसानों के आंदोलन को देखते हुए जंतर मंतर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में चल रहे किसान आंदोलन को काफी महीने हो गए हैं। 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। आज देश भर में ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है। दिल्ली की जामा मस्जिद समेत देश की तमाम मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है, जो ईद उल फितर के 70 दिन बाद मनाया जाता है। इन सबके बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को ईद की बधाई दी। पलवल में बुधवार को ईद उल अजहा का त्योहार मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए मस्जिद जाने के बजाय अपने घरों में ही रहकर नमाज पढ़कर ईद मनाई। वहीं मस्जिदों के मौलवियों ने प्रशासन की हिदायतों का पालन करते हुए नमाज पढ़ी। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाह में पौधारोपण कर ईद मनाई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार के उस दावे पर सवाल उठाए हैं जिसमें कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि मौतें इसलिए हुई क्योंकि महामारी वाले साल में सरकार ने ऑक्सीजन निर्यात 700% तक बढ़ा दिया था और सरकार ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकरों की व्यवस्था नहीं की। दिल्ली के एम्स अस्पताल में एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 के मरीज की मौत हुई है। मरीज की मौत के बाद संपर्क में आए सभी अस्पताल के कर्मचारियों को आइसोलेशन में रखा गया। इस साल की शुरुआत में बर्ड फ्लू को लेकर देश के कई राज्यों में पक्षियों की मौत के बाद अलर्ट जारी किया गया था। देश में फिर कोरोना के मामलों में तेजी आई है। पिछले 24 घंटे में देश में 42,015 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि 3,998 संक्रमितों की जान गई। इसी के साथ पिछले 24 घंटे में 36,977 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। देश में कुल 4,07,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 20 जुलाई तक देश भर में 40 करोड़ 54 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 34,25,000 टीके लगाए गए। प्रदेश में भी पिछले 24 घंटे में कोरोना के 36 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 34 लोगों ने कोरोना को मात दी। इसी के साथ प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं प्रदेश में कोरोना के 784 एक्टिव मरीज हैं और प्रदेश का रिकवरी रेट 98.65% है। सीएम मनोहर लाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा। पेगासस जासूसी मामले पर सीएम ने कहा कि जासूसी करना और करवाना कांग्रेस का काम है। कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र की हत्या की है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास सबको पता है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सरकार भी जासूसी के कारण गई थी।
इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। हमारे देश की छवि विदेशों में खराब हो रही है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने रेवाड़ी में जल भराव वाले गांव का दौरा किया। इस दौरान बनवारी लाल ने मौके पर अधिकारियों को विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए। वहीं किसान आंदोलन पर बनवारी लाल ने कहा कि किसान नेता राजनीतिक महत्वाकांक्षा हैं। किसान नेता किसानों के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मॉनसून सत्र में लोकसभा बाधित करने के सवाल पर बनवारी लाल ने कहा कि किसान हितैषी हैं तो संसद में आवाज उठानी चाहिए। संसद बाधित करने से कोई मकसद हल नहीं होगा। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि हर राजनीतिक दल अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए प्रयास करता है। ओपी चौटाला भी अगर प्रयास करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने टीकरी बॉर्डर पर किसानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने सरकार को चोरों के गिरोह की संज्ञा देते हुए कहा कि जनता त्रस्त है लेकिन सरकार मौन है। उन्होंने यह भी कहा कि जब जनता बगावत पर होती है तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार में कुछ लोग लूट की नीयत से शामिल हुए थे। मुझे लगता है निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव होंगे। ओपी चौटाला ने बुधवार को सिंगू बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और किसानों को संबोधित किया। ओपी चौटाला ने कहा कि ऐसे हालात पैदा करेंगे कि सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। इस दौरान फोन टैपिंग मामले पर ओपी चौटाला ने कहा कि कांग्रेस तो बीजेपी के साथ मिली हुई है। उधर संसद को सुचारू रूप से चलाने पर ओपी चौटाला ने कहा कि जब चुने हुए प्रतिनिधि संसद जाएंगे तो संसद तो चलाने पड़ेगी। कैथल की पवन वाटिका में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। किसानों के मुद्दे पर सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों को भूल गई है। किसान अपनी मांगों को लेकर कल संसद का घेराव करेंगे। इस वक्त पेगासस जासूसी कांड पर राजनीति चरम पर है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट या फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की निगरानी में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे देश की संप्रभुता पर हमला हुआ है। उन्होंने बीजेपी पर मामले पर ध्यान भटकाने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार यह बताए कि जिन लोगों की जासूसी की गई है उनसे देश की सुरक्षा को कितना खतरा है। कुमारी सैलजा ने कहा कि इजराइल के जासूसी सॉफ्टवेयर को सिर्फ सरकार ही खरीद सकती है और यह सरकार को जवाब देना होगा कि हैकिंग देश हित में हुई है या नहीं। बरनाला रोड पर लघु सचिवालय के मुख्य द्वार के सामने किसान नेता बलदेव सिंह का आमरण अनशन चौथे दिन भी जारी रहा, लेकिन बलदेव सिंह के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। स्वास्थ्य विभाग लगातार इस पर नजर रखे हुए है। बुधवार सुबह नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष बंसल मौके पर पहुंचे और उनसे इलाज कराने और अनशन खत्म करने की अपील की। बलदेव सिंह सिरसा ने कहा कि जब तक गिरफ्तार किसानों की रिहाई नहीं होती और वो अनशन स्थल पर नहीं पहुंचते उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। उन्होंने कहा या तो किसान रिहा होंगे या वो दुनिया से विदा होंगे। 5 किसानों की रिहाई की मांग को लेकर बुधवार को किसानों ने भावदीन और खुइया मलकाना के टोल प्लाजा सहित कई जगहों पर रोड जाम किया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं किसानों के रोड जाम से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार और किसानों को मामले को सुलझाना चाहिए। गौरतलब है कि डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगावा की गाड़ी पर हमले के मामले में पुलिस ने 5 किसानों को गिरफ्तार किया था, जिसके विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को जनता दरबार लगाकर कई प्रतिनिधि मंडलों की समस्या सुनी। इस दौरान 12 प्रतिनिधि मंडल अपनी समस्याएं लेकर जनता दरबार पहुंचे थे।
सीएम मनोहर लाल ने सभी की शिकायतें सुनी और उनका समाधान किया। सीएम ने बताया कि बहादुरगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधि मंडल ने टीकरी बॉर्डर का रास्ता खुलवाने की गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो इस विषय पर दिल्ली पुलिस से बात करेंगे। सिंघू बॉर्डर को एक तरफ से खोलने की मांग को लेकर इलाके की 35 पंचायतें आरडब्ल्यूए, पेट्रोल पंप मालिक और इंडस्ट्रियल यूनियन राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच के बैनर तले आर पार की लड़ाई को तैयार हैं। कुछ दिन पहले मंच ने महापंचायत करके सरकार को जो अल्टीमेटम दिया था वो बेअसर रहा, इसलिए अब हजारों लोग शांतिपूर्ण पैदल रोष मार्च कर रहे हैं। मंच के अध्यक्ष हेमंत नांदल ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा से रास्ता खोलने के लिए अपील की गई थी, लेकिन दोनों तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। कुंडली और सिंघू बॉर्डर पर किसान लगातार 8 महीने से कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, जिसके चलते स्थानीय ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच के बैनर तले राजीव गांधी एजुकेशन सिटी से कुछ स्थानीय ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर एक तरफ का रास्ता खुलवाने के लिए पैदल मार्च निकाला। करनाल में बारिश ने तो किसानों की फसल को बर्बाद किया ही है। अब किसानों को फसल बीमा योजना का भी लाभ नहीं मिल रहा। बीमा कंपनियों का कहना है कि जल भराव की स्थिति में बीमा का लाभ किसानों को नहीं मिलेगा, जिसके बाद से किसान अब खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि एक तरफ तो उनकी कई एकड़ की फसल बर्बाद हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ फसल बीमा योजना के तहत मिलने वाला लाभ भी उन्हें नहीं मिल रहा। पलवल के बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया कि जिला पलवल में साल 2021-22 के लिए 250 एकड़ भूमि में धान के बजाय दूसरी फसल की खेती करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह लक्ष्य पूरा कर लिया गया है और मेरा पानी मेरी विरासत के तहत यह अभियान लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत सरकार ने मक्का, कपास, खरीफ तिलहन, खरीफ दालें, चारा वाली फसलों और बागवानी की फसल लगाने पर 7,000 रुपए प्रति एकड़ देने का प्रावधान किया है। अटेली में खस्ता हालत बस स्टैंड की खबर दिखाए जाने के बाद विधायक ने मामले में संज्ञान लिया है। हरियाणा न्यूज की खबर का असर दिखा और अटेली से विधायक सीताराम यादव ने इस पर संज्ञान लेते हुए उच्च अधिकारियों से बात की। विधायक ने कहा कि करीब 90 लाख के टेंडर पर चर्चा चल रही है, जिसके तहत कनीना में नए बस स्टैंड का भवन बनाने के साथ ही अटेली बस स्टैंड पर हो रही समस्या का भी समाधान किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग अंबाला द्वारा आयुष्मान योजना को लेकर एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत आयुष्मान योजना में आने वाले परिवारों के 55 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को स्वास्थ्य विभाग आयुष्मान मित्र टीम की ओर से संपर्क किया जाएगा और उनको उनकी बीमारियों के बारे में पूछा जाएगा। मरीज को निःशुल्क इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर आने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा अंबाला में योजना के तहत निरंतर घुटने, कंधे और कूल्हे का निःशुल्क ऑपरेशन भी हो रहे हैं। झज्जर में बरसात के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, जिला सचिवालय में जल भराव की भारी समस्या बनी हुई है, लेकिन प्रशासन का कोई अधिकारी सुध नहीं ले रहा। वहीं कचहरी में काम करने वाले सैकड़ों लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि जल स्तर को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने कोई काम नहीं करवाया। बोरवेल में सफाई ना होने के कारण यहां पर पानी इकट्ठा हुआ है और बार बार जिला उपायुक्त से गुहार लगाने के बावजूद भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा। फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद है। दरअसल फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें वायरल हुई हैं।
सामान के पैसे और उधारी मांगने पर गुंडों ने दुकान में घुसकर स्टोर संचालक की बुरी तरह से पिटाई की। पिता को पिटता देख बच्चे बिलखते रहे, लेकिन बदमाश बच्चों के सामने ही पिता को पीटते रहे। पूरे मामले को लेकर पीड़ित स्टोर संचालक ने बताया कि 10 दिन से पुलिस को मामले की शिकायत दी हुई है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। सोनीपत के कुंडली में एक युवक ने अपनी सास को छत से धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि 27 मई को आरोपी ने शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ मारपीट की थी। जब आरोपी की सास ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की तो आरोपी ने अपनी सास को छत से ही गिरा दिया। इलाज के दौरान 29 मई को सास की मौत हो गई। आरोपी की पत्नी ने पुलिस को सूचना दी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। करनाल के गांव सामत में बारिश का पानी खेत से बाहर निकालते वक्त पैर फिसलने से मजदूर की मौत हो गई। बता दें कि मजदूर खेत से पानी निकालते वक्त तालाब में डूब गया था। तालाब गहरा होने की वजह से मजदूर की मौत हो गई। वहीं जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस को इस हादसे और मौत की सूचना दे दी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए निजी अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। पंचकुला में सेक्टर 23 के पास बंदर घाटी के जंगल में खाई में बच्ची के शव मिलने के मामले में नया मोड़ आ गया है। अब पुलिस को बच्ची के पिता का शव भी बरामद हुआ। बच्ची के पिता के शव के पास से पुलिस को शराब की बोतल, एक पर्स और मोबाइल मिला है। मामले की जानकारी देते हुए एसएचओ ने बताया कि बंदर घाटी में रविवार को 12 साल की बच्ची का शव मिला था, जिसे पुलिस को मृतक के पिता पर शक था कि उसके पिता ने बच्ची की हत्या की है। लेकिन मृतक के पिता का भी बुधवार को शव मिला, जिसकी पुलिस जांच कर रही है कि हत्या हुई है या फिर खुदकुशी की है। हरियाणा न्यूज के बहादुरगढ़ के अंडरपास में भारी जलभराव की खबर दिखाई थी। वहीं जैसे ही बारिश बंद हुई और अंडरपास का पानी कम हुआ तो यहां एक शख्स का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल 2 दिन पहले हुई बरसात के कारण बहादुरगढ़ शहर को लाइन पार क्षेत्र से जोड़ने वाले रेलवे अंडरपास में करीब 17 फुट तक पानी भर गया था। इसी पानी से साइकिल पर सवार होकर गुजरते वक्त एक शख्स डूब गया था, जिसे ढूंढने के लिए प्रशासन ने पंप सेट लगवाए, पानी बाहर निकालने का प्रयास किया और गोताखोर भी बुलवाए। तब जाकर तीसरे दिन शख्स का शव मिला। पंचकुला सेक्टर 26 के नजदीक हर्बल गार्डन के पास घग्गर नदी में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस की टीम ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला के कपड़ों के आधार पर महिला की पहचान कर ली गई है। बताया जा रहा है कि सेक्टर 15 निवासी सतीश कुमार ने महिला की पहचान अपने पति के रूप में की है। महिला की शिनाख्त करने वाले शख्स ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी पत्नी मानसिक रोग से पीड़ित थी और उसका इलाज चल रहा था। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। करनाल के सेक्टर 29 की सोसाइटी में एक गार्ड ने तेंदुआ दिखने की बात कही और इसकी वीडियो भी बनाई। जब लोगों को इस बात की सूचना मिली तो वो सख्ते में आ गए और इसकी जानकारी वन विभाग को दी, लेकिन मौके पर पहुंची टीम ने बताई गई जगह की जांच की। यहां पर तेंदुओं के पैरों के निशान कहीं नहीं मिले। वीडियो देखने के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि ये तेंदुआ नहीं बल्कि जंगली बिल्ली है। बता दें कि बीते कई दिनों से सेक्टर 8, 9, 32, 33 और एनडीआरआई में तेंदुआ देखे जाने की बातें सामने आती रही हैं। फरीदाबाद में महिलाओं के टीकाकरण को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक पहल की है। पहल के लिए सेक्टर 30 के एफआरयू पर पिंक बूथ बनाया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण से संबंधित तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी और गर्भवती महिलाओं को वैक्सीनेट किया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर
इसके मद्देनजर फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हुई थी। दूसरी लहर के दौरान सामने आई कमियों को दूर करते हुए नागरिक अस्पताल में 500 लीटर प्रति मिनट क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया गया है। बीते दिनों इसका ट्रायल भी हुआ, लेकिन कुछ कमियों की वजह से इसके काम में देरी हुई थी। बताया जा रहा है कि प्लांट में आई कमी को अब दूर किया जा चुका है, जिसके बाद अब जल्द इस प्लांट से ऑक्सीजन मिलना शुरू होगी। दुनिया के सबसे रईस शख्स जेफ बेजोस ने अंतरिक्ष का सफर करके इतिहास रच लिया है। उन्होंने ब्लू ओरिजिन कंपनी के न्यू शेफर्ड कैप्सूल से समुद्र तल से 106 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ान भरी, जिसमें कुल 10 मिनट 10 सेकंड का समय लगा। बेजोस की इस बेजोड़ उड़ान के बाद स्पेस टूरिज्म के नए रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। बता दें कि जेफ बेजोस के साथ उनके छोटे भाई मार्क बेजोस, 82 साल की महिला वैली फंक और 18 साल के युवा ओलिवर डैमन ने भी अंतरिक्ष की सैर की। भारी बारिश से दिल्ली से मुंबई तक लोग परेशान हैं। इस बीच मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 5 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे के दौरान बारिश होने का अनुमान है। यह सिलसिला 23 जुलाई तक जारी रहने की संभावना है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लैंगिक असमानता खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। प्रशासन ने जम्मू और कश्मीर के स्थानीय निवासी बनने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब दूसरे राज्यों में रहने वाले लोग जिन्होंने कश्मीरी महिला से शादी की थी, उनके बच्चे भी कश्मीर के स्थानीय निवासी बन सकते हैं। भारत ने श्रीलंका को वनडे सीरीज के दूसरे मैच में मात दे दी है। कोलंबो में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने 3 विकेट से जीत दर्ज की है। इसी के साथ टीम इंडिया ने वनडे सीरीज पर कब्जा कर लिया है। बता दें टीम इंडिया की जीत के हीरो दीपक चाहर रहे हैं। उन्होंने 69 रनों की नाबाद पारी खेली। ओलंपिक गेम्स 2032 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में किया जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इसका आधिकारिक ऐलान बुधवार को कर दिया। ब्रिस्बेन ने आईओसी के 138वें सीजन के दौरान 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने का अधिकार प्राप्त किया है। ऑस्ट्रेलिया इससे पहले भी 2 बार ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है। मनोज बाजपेयी और नीना गुप्ता स्टारर डायल 100 का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। ये एक थ्रिलर फिल्म है जो G5 पर स्ट्रीम होगी। फिल्म में मनोज बाजपेयी एक इमरजेंसी कॉल ऑपरेटर का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर देख के लगता है कि इसका प्लॉट साल 2013 में आई हाले बेरी के साइकोलॉजिकल थ्रिलर द कॉल से लिया गया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।